बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, जो टॉप स्टोरीज है हमारी वो ये है कि कराची को साफ करने का जुर्म आलमगीर खान साई सरकार के हत्ते चढ़ गया। कराची की आवाम आलमगीर खान के हक में बाहर क्यों ना निकली। जब इमरान खान का जलसा हो या MQM का जलसा हो तो लाखों अफराद उनकी हिमायत में बाहर आते हैं, लेकिन आलमगीर खान की हिमायत में कोई बाहर क्यों नहीं निकला, ये सवाल करेंगे हम आज अपने एनालिस्ट से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। हमारी आज की जो सेकंड टॉप स्टोरी है वो ये है कि नैब सिंध में कार्रवाई करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पंजाब में कार्रवाई करे तो हो गई है बुरी बात। जी हाँ, ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह वजीर आजम या नवाज शरीफ को आज आड़े हाथों लेते रहे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 2008 से नैब को खत्म करने की तजवीज पेश कर रही है, लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि वजीर आजम या नवाज शरीफ के बयान से मुतल्लिक बात करने के लिए खुर्शीद शाह 9 दिन तक खामोश क्यों रहे, और इसी सवाल से मुतल्लिक तबसरे जानेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर की तस्वीर नशर हो सकती हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन की तस्वीर नशर नहीं हो सकती। इसी बारे में मुत्तहिदा के अरकान पार्लियामेंट शदीद नाला दिखाई दिए। उन्होंने एहतजाज किया पार्लियामेंट हाउस के बाहर और हुकूमती इदारों पर बरहम दिखाई दिए और एहतजाज भी किया। आखिर अंदर की खिचड़ी क्या है, पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और हमारी जो आज की अगली टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन करना अब एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। स्टेट बैंक ने क्या इंकशाफात किए हैं, फिगर्स आपको बताएंगे, और सियासतदानों ने बिलाखिर इस मुल्क को लूटने का फैसला कर लिया है। IPPs को अरबों रुपए की अदायगियों की तफसीली कहानी क्या है, जानेंगे क्लासरा साहब से। और जो हमारी आज की लास्ट स्टोरी है नाज़रीन वो ये है कि दफ्तर खारजा प्लॉट स्कैंडल में सेनेट में आज खूब गर्मा गर्मी रही और सेनेटर्स ने CDA की डिप्टी डायरेक्टर सबा आलम की क्लास आखिरकार किस बात पर ली, और प्लॉट्स हथियाने से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात से लाइल्म सबा आलम ने आखिरकार अपने दिफा में क्या वजाहतें पेश की हैं, ये भी आपको बताएंगे। आगाज करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से। क्लास साहब, हमने जो सितम उठाए वो तुमको भी उठाना होंगे। खुर्शीद शाह ने आज काफी शिकवे शिकायत किए हैं, दिल की बातें की हैं। ये खुर्शीद शाह वाला भी टॉपिक एक बड़ा अहम है। उससे पहले जो आपने आलमगीर की बात की है, मैं जरा कराची के इशू पे की अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि हमने इनको इकट्ठे इनको डील करना है। जो मेरे लिए एक आमिर मतीन साहब का भी हम बैठे उस पर बात भी कर रहे थे, उनका अपना एक डिफरेंट व्यू है इससे, कि जो बात आपने अपने इंट्रो में की है कि कराची के लोगों की मुझे नहीं समझ आती। इमरान खान जाए लाखों लोग सड़कों पे आ जाएं, बिलावल साहब चले जाएं लाखों लोग आपको नजर आए, अल्ताफ भाई बुला लें लाखों लोग आ जाएं, और आलमगीर खान जो है मुझे समझ नहीं आ रही वो जिस इलाके में रहता होगा, मेरा ख्याल है बेहतर इलाके में रहता होगा, जो उसकी मुझे उसके लुक से लग रहा था कि किसी बेहतर लोकेलिटी का बच्चा है वो निकला है वहां पे कि इस शहर इतना गंदा शहर है। मैं लास्ट मैंने इससे पहले भी बात की, आमिर मतीन, मैं, अरशद, हम दूसरे दोस्त, हम कराची का इतना गंदा शहर मेरा ख्याल है मैंने पाकिस्तान में बहुत ये कम देखे वो जितना कराची को देखे। और हमें बड़ी खुशी हुई कि कराची के कुछ नौजवान जो है फिक्स सीट की उन्होंने मुहिम उन्होंने चलाई है और बाहर निकले हैं। अब वो बाहर निकला, अब उसके साथ अंदाजा करें कितने लोग हैं, और उस पुलिस वाले की जरा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो उसको गिरबान खोल के अपनी उसको धक्के भी दे रहा है और उसके साथ बदतमीजी भी कर रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है। अभी ये मेरा ख्याल दोबारा दिखाएंगे। आप उसको एटीट्यूड को देखें कि आप एक लड़का निकला है, 4-5 उसके साथ लोग निकले हैं, वो गिरफ्तार हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कराची के लोगों को, मादरत के साथ मुझे जरा थोड़ा सा उनको नाराज करने दें कि अगर आप लोग इमरान खान की जाके उनका भाषण आपने सुनने हैं, आपके पास टाइम है, अल्ताफ भाई की लंबी लंबी तकरीरें सुननी है जिसमें तो बहुत सारी मेरा ख्याल तो काबिल इतराज गुफ्तगू भी होती है, वो भी आपने सुननी होती है, वो भी चलो जायज है। आपने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें सुनने के लिए भी आपके पास वक्त है। जो बंदा आपके हकूक के लिए बाहर निकला है, आपके लिए वहां पे आया, थाने में मैं चलो उनको दाद देता हूँ, वहां पे इस्माइल साहब को मैंने देखा PTI के, चले वो बैठे हुए थे, 3-4 और लोग बैठे हुए थे। सो कराची के लोगों को ये थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि सियासी मकासद के लिए तो आप बाहर निकलते हैं, इमरान खान के झंडे उठा लेंगे, अल्ताफ भाई के उठा लेंगे, उसके बाद आप उसको भुट्टो साहब जिंदा हैं उनके झंडे उठा लेंगे। जो जरा थोड़ा सा इस शहर का भी, अब ये देखिए ये 6 लोग हैं, मेरा ख्याल गिन सकते हैं, 3 हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो कराची के लोग जो है मेरा ख्याल डिजर्व करते हैं इस तरह की लीडरशिप। मुझे थोड़ा मुकम्मल, मुझे अपना गुस्सा उतारने दे कराची के लोगों पे, मतलब मुझे उतारने दे थोड़ा सा। मेरा रेंजर्स की वहां उस शहर में 10,000 बंदा कत्ल हुआ है सर, टारगेटेड किलिंग के लिए 10,000 पिछले पीपल्स पार्टी दौर में,
और जब वहां पे रेंजर्स की पावर को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, वहां पे 200 से ज्यादा बंदा बाहर नहीं आया। अभी पीसफुल आके डेमोन्स्ट्रेशन करना आप लोगों का राइट है। आप एक तरफ कहते 10,000 बंदा मारा जाए, कराची को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, और कुछ लोग जब करने की कोशिश करते हैं आप घरों में बैठ के टीवी टॉक शो देख के अपना कतारसिस कर लेते हैं। आलमगीर के लिए कम से कम जिस तरीके से वो आके उसने एक पीसफुल एहतजाज की कोशिश की है, 10 बंदे भी नहीं है, 3 में, फिर तो डिजर्व करते हैं कराची के जो उसके साथ डील की जा रही है। ये बंदा भी रहे, वैलेंट भी रहे। आप मुझे इजाजत दीजिएगा करा साहब, मैं आपसे, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप कराची के लोगों को क्या ब्लेम करते हैं? कराची के लोग क्या करें? उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी को पिछले 8 साल से वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने वहां पे कुछ नहीं किया, मगर वोट मिल जाता है उनको। वहां पे हालत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का कराची शहर में कब वोट दिया? एमक्यूएम को वोट मिला सर? नहीं, शहर में मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका वो भी कुछ नहीं करती। और अभी जो है कहने को आपने लोकल बॉडीज जो है ना, दूसरा लोकल बॉडीज है, वहां पे भी लोगों ने एमक्यूएम को वोट दिया हुआ है। अब आपने कहने को लोकल बॉडीज बना दिए हैं, मगर उसको आपने इख्तियार ही नहीं दिया। ना पीपल्स पार्टी वाले खुद कुछ करते हैं, ना उनको करने देते हैं। तो लोगों को क्या ब्लेम करें? लोगों को क्या करें कि अल्टीमेटली ये चीज हो गई है। इमरान खान के जलसे में कहां जाते हैं? अल्ताफ भाई के जलसे में कहां से आ जाते हैं? बिलावल के जलसे में कहां से लोग आ जाते हैं? ये जो फिनोमेनन जो आलमगीर साहब का है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है कि फाइनली लोगों ने, ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा कि लोग फिर खुद ही आके उन्होंने, ये जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे, म्यूनसिपैलिटी अपना काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, लोगों ने खुद ही ये फैसले करने शुरू कर दिए। करा साहब, ये सिर्फ यहाँ कराची में नहीं हो रहा, ये आज के 4-5 खबरनामे में जो खबरें चल रही थी कि जनाब लोगों ने कचहरियों में लोगों को मारना शुरू कर दिया है, मॉब चोर पकड़े तो वहीं से वो कहते हैं कि यही इंसाफ कर दें। जब आपके इदारे इंसाफ नहीं देते, कोई अपना बुनियादी काम, पहले तो हम कराची में अमन व अमान का इशू था, वहां हमने रेंजर्स को दे दिया। अब क्या रेंजर्स सफाई के लिए भी आप लाएंगे उनको कि जी रेंजर्स आए, झाड़ू भी वो दे? आम आदमी का क्या कसूर? वो तो बेचारा वोट देता है। आमिर साहब कह रहे हैं कि इदारे अपना काम नहीं करे, लेकिन इसका क्या मकसद ये है कि फिर अवाम भी अपना काम करना छोड़ दे? जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वो सड़कों पर ना आए। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, मेरा सिर्फ, मैं दोबारा जरा अपना रीडिफाइन कर दूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक वैक्यूम है जिसमें इदारे काम नहीं कर रहे हैं। दोनों पार्टियां जो कि सिंध की हैं वो अपनी एक कर नहीं रही, दूसरी को करने नहीं दिया जा रहा है। एमक्यूएम इसमें कसूरवार नहीं है, वो जरूर उनको मेयर शेयर बन गया है, मगर उनको इख्तियारात और वसाइल वो रोज शोर मचा रहे होते नहीं दिया जा रहा। इस दौरान में लोग, आम आदमी खुद अपना काम करने शुरू हो गए। ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं तो बड़ा खुश हूं। सर मेरा पॉइंट वहीं खड़ा हुआ है। अगर मुझे जो नबिया से क्या कहते हैं, कराची के लोग आके कपड़े वहां पे फाड़ दे, बसें जला दे। कह रहा हूं मैंने, ये आपने मुझे गलत समझा सर। मैंने ऐसे नहीं कहा कि कपड़े फाड़ें, वहां पे खुदा ना खासा तशद्दुद करें। मैं ये कह रहा हूं मुझे एक बात समझाएं, या नबिया समझाए या आप समझा दे, दोनों में से जो आप में से ज्यादा समझदार हो, दोनों में माशाल्लाह, कि इमरान खान के जलसे के लिए लोगों के पास टाइम है। मैं और बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप मार धाड़ करें। अल्ताफ भाई का ऑर्डर आज रात के 12-1 बजे, 2-3 बजे तक खवातीन बच्चे वो आधे सोए आधे जाके बैठे रहेंगे। सर सोशल मीडिया पे आपने ट्रेंड देखा आलमगीर खान की हिमायत में? तो कितने लोग आए हैं वहां पे आलमगीर के साथ सड़क पे बैठने के लिए? मैं ये बात कह रहा हूं कि पीसफुल तरीके से 4 बंदे आपको नजर आ रहे हैं आलमगीर साहब के। जो कराची जो 2 करोड़ लोगों का शहर है, आप कह रहे हो क्यों पैदा हो रहे हैं? चलो एक बच्चा आया है, पढ़ा लिखा है, उसको कुछ समझ जाइए। उसके वालिद को मैं भी सुन रहा था, अब उन्होंने भी तो मना करने की कोशिश की हो कि ठेका को आपने लिया, तनख्वाहें कुछ और लोग लेते हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस कुछ और लेते हैं। जो मेरा रोना है कराची के लोगों से कि वहां पे वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें रेंजर्स की पावर को, तो भी आप बाहर नहीं आते। कोई सफाई करने के लिए बाहर है, उसको वहां छितर मार के थाने में आप कर दें, आप लोग फिर भी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए तैयार नहीं है। सिविल सोसाइटी आप कह रहे हैं स्ट्रांग हो रही है, मैं कह रहा हूं वो घर बैठ रही है, वो आराम से कहती है भाड़ में जाए ये सारा सिस्टम। ये लोग हम इसी गंदगी में रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, कोई हमें मार जाए, कोई हमें गंद फेंक जाए, कोई थाने में डाल दे, हम अपने सिविल राइट्स के लिए बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान के लिए आएंगे, ये उसके अल्ताफ भाई के लिए आएंगे, बिलावल के लिए आएंगे, जो उनके तकरीरें करके वापस चले जाते हैं। साहब का शिकवा तो जायज है कि आवाम को जिस इंसान के साथ ज्यादती हो रही है उसके हक में कम से कम बाहर निकलकर तो साथ देना चाहिए, पीसफुल तरीके से। फॉर गॉड सेक, हम बहुत ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा उसमें पड़ गए हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी मुस्बत चीज हो रही है कि लोग जो हैं खुद आ रहे हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे और इन अदारों पे। आप देखें क्लास साहब, ये 2-4 चीजें काफी सारी होनी शुरू हो गई हैं। ये कराची में भी हो रहा है कि आलमगीर जैसे लोग अपने गटर लगा
रहे हैं। ये दीवार मेहरबानी एक सिलसिला शुरू हुआ है कि दीवार लोगों ने सजानी शुरू कर दी है कि अपने घर के फालतू कपड़े जो इस दीवार पे लगा लें, जहाँ से जो जिनको ज़रूरत है गुरबा मसाकीन वहाँ से कपड़े ले जाएं। ये लाहौर में बचाओ तहरीक शुरू हो रही है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत मुस्बत चीज़ हो रही है कि आम आदमी अपने हकूक़ से शऊर उसको आ रहा है और वो खुद एक्टिव हो रहा है। पहले वो इंडिफरेंस ज़्यादा था। आप सही कह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा आएँ, बिल्कुल आएँ और आएंगे। मैं बताऊँ ये आलमगीर जैसी फिनोमिनन जो है ये बढ़ रहा है और ये बड़ी मुस्बत चीज़ है। ठीक है आमिर साहब, आपने अपना तज्जिया तबसरा दिया। यहाँ पे एक साहब वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है कि खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से क्या शिकवे किए हैं, किस बात पर बरहम दिखाई दिए, किस बात पर नाला दिखाई दिए, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे अपनी सेकंड टॉप स्टोरी की। अल्ताफ हुसैन की तकरीर, तहरीर और तस्वीर पर पाबंदी आयद है। इसके खिलाफ एमक्यूएम के अरकान ने आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया है, धरना दिया है और आमिर साहब हुकूमती इदारों को भी काफी जो है वो तनकीद का निशाना बना है। क्या कहेंगे आप इस पर? उनका कहना है कि तस्वीर पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। मैं ज़ाती तौर पे इसको अदालतों का बड़ा हम एहतराम करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, पर मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं कोई इस फैसले को बहुत अच्छा फैसला नहीं समझता। वो इसलिए कि अगर कोई, हालांकि अल्ताफ हुसैन साहब कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गैर मौजू, बहुत ज़्यादा सख्त और रात के लेट पैर में बात कर जाते हैं, मगर ये जो गैगिंग ऑर्डर होते हैं ना, किसी की ज़ुबान बंद कर देना, इससे बड़ी कॉलोनियल सी खुशबू आती है, इससे बड़ा अपार्थीड का एहसास होता है जमहूरी मुल्कों में। और अदालत जो कि आम आदमी के जो हकूक़ हैं उसकी अलमबरदार होती है, उसकी मुहाफ़िज़ होती है, उनकी तरफ से ये फैसले अच्छे नहीं लगते। अगर उसमें कोई गैर अखलाकी बात है, गैर कानूनी उनके बयानों में बात है, उस पर मुकदमा दर्ज करके उसका जो है ना वो कर दिया जाए, बजाय इसके ये कह देना कि किसी को जनाब कुछ उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हम बड़े मैच्योर हो गए हैं, अब हम इतने कमज़ोर नहीं हैं किसी के एक जुमले से ये पाकिस्तान टूट जाए। और याद रहे कि इस मुल्क में यहाँ सिंधु देश की तहरीकी होती थी, पख्तूनिस्तान होता था, अभी भी बलूचिस्तान की तहरीकें जारी रहती हैं। तो ये सारी कमज़ोर कैसे हुई इस तरह की अलहदगी की तहरीकें कि वहाँ के जो लोग थे उनको हम कौमी धारे में लेके आ गए, उनको पावर दी। तो हमें एमक्यूएम को और जो अल्ताफ भाई को और इस तरह के लोगों को मज़ीद कौमी धारे में लाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि गैग किया जाए। और हमें एज अ स्टेट, रियासत अपने आप को मजबूत शो करना है कि ये छोटे बयान से थोड़ी सी मतलब आपकी क्या राय है जो एमक्यूएम के अरकान है उनका आपका एमक्यूएम के लिए मोहब्बत प्यार अपनी जगह पे, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी आपकी राय का बड़ा दिल में एहतराम है, क्योंकि हम भी तो उसी के बेनिफिशरी हैं। एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारी भी सिंपथी रही है किसी दौर में एमक्यूएम के साथ, समझते थे मिडिल क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ आएंगे चेंजेस करेंगे। ये कहाँ की वैसे ये एक तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। रात के 2-2 3-3 बच्चे आधे सोए हुए हैं, कोई जागा हुआ है, औरतें बैठी हैं और बिल्कुल, और उसके बाद टीवी चैनल मुसलसल हमारे ऊपर भी आपको पता है सब पे सख्ती होती है कि जनाब के उनकी स्पीच जो है वो लाइव चलेगी। कितने चैनल्स की जरूरत थी कि वो अल्ताफ भाई की तकरीर में कोई कट करके दिखा दें। एक बात मान लेते हैं कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट थी, बहुत सारी तकरीरें, मेरा ख्याल हमारे एमक्यूएम के दोस्त भी ये बात मानते हैं, बहुत सारी उनकी तकरीरों में मेरा ख्याल है, आप तो कह रहे हैं गैर जरूरी अल्फाज थे, मैं समझता हूँ उससे आगे की चीज थी जो इस्तेमाल करते रहे। बहुत सारी उनकी वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे या दूसरी चीजों पे उनके शेयर होती रहती है। तनकीद हम भी करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं करते, इदारों पे करते हैं, इवन आर्मी पे करते हैं, हम उस पर एजेंसीज पे करते हैं, पॉलिटिशियंस पे करते हैं। अगर हम खुदा ना खासा यहाँ पे अगर वही टोन ले लें तो मुझे बताएं कितने दिन हमारी आजादी बरकरार रह सकेगी। और आपने कहा मुकदमा होना चाहिए, बाकायदा मुकदमा ही हुआ था, मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वहां पे उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं। सो एक लास्टली मैं बात कह लूं कि बहुत सारे एमक्यूएम के दोस्त खुश भी हैं, क्योंकि होता यह था कि अल्ताफ भी तकरीर करते थे, उसमें बहुत सारी वो मुतनाज़ा बातें कह देते थे। किसी को उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर दी, किसी को धमकी दे दी, किसी को इस्तीफा दे दिया, किसी को बरतरफ कर दिया और किसी को कुछ कर दिया। वो बेचारे सारा दिन एमक्यूएम के हमारे दोस्त जो है ना, वो टीवी चैनल्स पे अपनी अपनी तशरीहें देते रहते थे। कम अज कम उनको बड़े अरसे से वो खुद भी सुकून में है, उनको वजाहतें भी नहीं देना पड़ती। सो लिहाजा इतने बुरे हालात भी नहीं है एमक्यूएम के जितना आप कह रहे थे, बल्कि एमक्यूएम के बहुत सारे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं अच्छे तरीके से वो बैठ के अब एमक्यूएम को जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टीवी पे भी बताते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। और उनके तजादात जो नजर आते थे पहले अल्ताफ भाई की तकरीर के बाद, वो तजादात भी खत्म हो गए और वो बेहतर पोलिटिकल मेच्योर पार्टी बन रही है। मेरी तो राय है सर। मैं वो आखिरी सिर्फ इस पर बात कह दूं कि आप क्या करें कि गैर अखलाकी है जो भी कुछ है,
कल्ट कह लें, जो भी कह लें, वो जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, आप और मैं बड़े तकरीर में उन बच्चों और औरतों को देख के कि रात को 2 बजे तक उनको किस किस्म की तकरीरें सुननी पड़ती है, वो क्या करें? वो लोग सारे वोट देते हैं, टीवी पे भी सुनना पड़ता है सर। देते हैं। उन्होंने 2013 में 4 घंटे टीवी लाइव चलता है। उन्होंने अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, जबकि ये साबित हो गया कि जोर नहीं था, उसके बावजूद लोगों को पसंद है अल्ताफ भाई, तो आप और हम क्या करें? पे भी चले। मैं लास्टली बात, क्योंकि आपने खुर्शीद शाह पे जाना होगा, भाई मान लेते कराची के लोगों के वो पीर भी हैं, उनके लिए अभी मेरा वो माफी तलाफी पे आए हुए हैं, अभी माफ कर देना चाहिए। मुझे ये पता, बाकी पूरे मुल्क का क्या कसूर है जिन्हें 4-4 घंटे बैठ कर लाइव सुनना पड़ता था? टीवी चैनल्स की जरूरत थी कि अल्ताफ भाई की तकरीर ना दिखाएं? मेरा ख्याल वो कराची में रेटिंग लेनी है आपने। आप कराची में अगर आपको नहीं देखा जाता, कैमरा के लॉज मौजूद हैं कि कोई गैर अखलाकी या गैर कानूनी चीज है तो टेलीविजन चैनल्स को खुद ही ब्लेम करना चाहिए। उसको अदालत को कहने की जरूरत नहीं थी कि इस शख्स की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। सर, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है खुर्शीद शाह ने जो आज शिकवे शिकायत की हैं और जो तनकीद की है, जो तंज की है, उसके ऊपर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। वैसे इसको मैं मिक्स करना चाहता हूं। जो खुर्शीद शाह साहब आज जो गर्जे बरसे हैं कि सिर्फ हमारी करप्शन नजर आती है। हम अब तक तो ये समझ रहे थे कि शायद ये बड़े मजलूम हैं। पीपल्स पार्टी मजलूमियत का आपको रोना रोने में तो जवाब ही नहीं है। जो उस पे बैठ के पीपल्स पार्टी रोना धोना कर सकती है। आपने कभी सुना है वहां पे कोई राहुल उसको, गांधी को, प्रियंका को, सोनिया को कि जी मेरा हस्बैंड मारा गया, मेरे बच्चे मारे गए, हमारे मेरी सास मारी गई, मेरा खामद मारा गया? आपको इंडिया में ये नहीं लगता वहां पे गांधी फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स करना पड़ता है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर? पीपल्स पार्टी का आज भी कोई देखेंगे वो रोना शुरू करेगा, उनके रोने जायज हैं, लेकिन भाई लोगों ने आपको वोट दिए, लोगों ने आपको एक दफा नहीं 5-5 दफा हुकूमतें दी, अभी भी आप हुकूमत में, आपका रोना मजलूमियत का नहीं खत्म होता। वो नैब पे वो तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आज ये अभी हमने अभी स्टोरी पे आने वाले हैं, जो वहां पे शॉकिंग किस्म के डिस्क्लोजर हुए हैं, और चेयरमैन उसके उस स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है सलीम मांडवी वाला साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनके सामने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किए हैं, जो पीपल्स पार्टी ने मार धाड़ की है, ये हमने नहीं कह रहा, मैं अगेन फिर कह रहा हूं, ये पढ़िए फाइलें जो सारे पेपर्स जमा किए गए। हम अब तक ये ब्लेम कर रहे थे, खुर्शीद शाह साहब ये नैब को रो रहे हैं। मैं आपको अगर इजाजत दें, अगर आपने ब्रेक नहीं लेनी। नहीं सर, इसी में सवाल ये कि जो नैब के चेयरमैन हैं वो तो दोनों जानिब से जो है वो क्या कहते हैं कि खुर्शीद शाह और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से इनको यहाँ पे लगाया था, तो फिर अब इतनी तनकीद, इतने तंज? मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन नैब कुछ कर रहा है, उस बेचारे के साथ ज्यादती हो रही है। मुझे अगर मुझसे उसने सबके साथ तामुन किया है, सबके साथ वो अच्छे भाई बन के रहे हैं, जैसे अब तक उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। ये प्रिएम्प्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि चाहे अगर वो सोच भी रहे हैं तो शायद वो इसके करीब रहे अपने मुफादात के लिए। 180 के करीब नबिया वहां सुप्रीम कोर्ट में स्कैंडल्स की लिस्ट पेश हुई है, जिसमें हु इज हु नाम नहीं, किसी को नैब ने पकड़ा है। 2 साल आपके साल 1.5 साल होने वाला फ्रीज को। और नैब तो बेचारा एक अच्छा बच्चा है, तामुन करता है, माल पानी खुद भी खाता है, आपके साथ शेयर भी करता है, आपको छोड़ता है, जमानतें करवाता है, अदालतों में आपका दिफा करता है, आसिफ जरदारी की फाइलें गुम कर देता है, नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट लेके देता है। नैब की मतलब अब उसके बाद क्या करे नैब? यार एक अच्छा बच्चा, इसी पर कमेंट कीजिए। इससे 2 आगे जाता हूं कि ये कल परसों दोनों पार्टीज का चौधरी निसार साहब पीएमएलएन की नुमाइंदगी करते हुए और दूसरा खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए उनके बयानात हैं कि जनाब ये चेयरमैन साहब नैब के बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे इनके खिलाफ क्यों बातें शुरू कर दी हैं, इनका क्या है? तो इस पे सेम पेज पे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने वैसे बाय द वे मैं खुर्शीद साहब का शाह साहब का बहुत ज़्यादा मद्दाह बन गया हूँ कि पीपल्स पार्टी के बड़े कंस्ट्रेंट हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो बिल्कुल मुकमकाओ में भी है, उनके केसेस भी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं। उस गुंजाइश, महदूद गुंजाइश के अंदर खुर्शीद शाह साहब, मैं समझता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन की वो जो तकरीर करते हैं बहुत अच्छी करते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद सबसे अच्छा मेरे नज़र में 25-30 साल से जो मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, सबसे अच्छे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है ना तकरीर की हद तक वो खुर्शीद शाह साहब को बोल रहे हैं, वो भी अच्छी तकरीर मैं समझता हूँ स्वाय एक ही तकरीर थी जो रोज टेप चला देते थे और उनके कॉन्स्टेंट्स नहीं थे। इनके इतने कॉन्स्टेंट्स हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने केसेस भी भुगताने हैं, सबको बच बचा के भी चलना होता है। अंडर दी सर्कमस्टांसेस एंड अंडर विद इन दोज कॉन्स्टेंट्स आई थिंक ही इज द बेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन आफ्टर बेनज़ीर भुट्टो। खुर्शीद शाह ने ये भी कहा है कि मगर मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है वो ये नहीं चाह रहे, वो बचा रहे हैं, वो नैब के चेयरमैन को बचा रहे हैं कि जनाब ये, और वो सही कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने 2008 में कहा था इसको फिर बंद कर देते हैं, तो उस वक्त तो बंद नहीं कर रहे थे, अब क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि ये पंजाब में जा रही है। एंड आई एग्री विद देम कि ये अभी जो थोड़ा सा शोर मचाया जाए, मैं समझता हूँ वो भी फसाद है, वो भी पोस्चरिंग है, जाली काम है कि ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। वहां पे हम ये कहते रहते हैं नैब कुछ नहीं कर रही है, ये ऐसे ही जाली काम है, टोटल ड्रामा है।
क्लासा साहब, आप अग्री करेंगे इसी बात के ऊपर? खुर्शीद शाह तो ये भी जो आज बात की बड़ी क्लियरली की कि 2008 में पीपल्स पार्टी चाहती थी कि नैब खत्म कर दे, इसकी तजवीज भी पेश कर दी गई। या तो नैब कुछ नहीं कर रही या फिर नैब बहुत कुछ कर रही है। कुछ नहीं कर रही। मैं आमिर साहब से अग्री करता हूँ। ये जो ड्रामा नैब का हमने शुरू किया है ना, और इस पे मतलब डांगे हैं और उस पे वो गन्ने तोपे लेके पड़ गए। 2008 में गिलानी साहब ने इसका फंड्स रोक लिया था क्योंकि गिलानी साहब को शिकायत थी, उनको जेल हो गई थी। और मैं समझता हूँ गिलानी साहब को ये जेल कराने के लिए नैब को एक पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल हुआ था। जो इल्जामात थे वो इतने बड़े इल्जामात नहीं थे। 7 साल उनको सजा करवा दी, जुर्माने हुए, डिस्क्वालीफाई। रीजन कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। ये जनरल मुशर्रफ के हाथ घर की लौंडी थी जो नैब था। वो जो उनका पॉलिटिकल अपोनेंट उनकी बात नहीं मानता था, पार्टी में शामिल नहीं होता था, किंग्स पार्टी में, अगले दिन नैब उसके घर पे ठक 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 करते जाए भाई। इवन नैब यहां तक करती रही। जफर अली शाह को मैं जानता हूं। मैं जफर अली शाह साहब पीएम नवाज के बड़े लीडर हैं, जिनको उठा के नवाज शरीफ साहब ने आप उनको पासे कर दिया क्योंकि आप उनके स्कीम्स ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे। उनके घर में नैब जाके उनके घर के बाथरूम के भी ये उनके नक्शे बनाती रही है, टाइल्स का पूछती रही है, ये सोफा कहां से लिया। जिन लोगों ने सफर किया है वो चाहते थे गिलानी साहब नैब को बंद कर दें, और कई दिनों तक नैब बंद रही है। नैब मैं आपको फिर कह रहा हूं घर की लौंडी है। रूलिंग लीड जो भी होगा नैब। ठीक है, लास्टली इसमें ऐड कर दूं कि हम ये बताते रहे हैं कि किस तरह उन्होंने रिग्ड गैर कानूनी तौर पे इस वक्त नैब को रखा हुआ है कि जूनियर अफसरान 20वें ग्रेड में छोटे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है, वो हिल ही नहीं सकते वहां से। आइंदा नेक्स्ट वीक में हम बताने वाले हैं कि मजीद नैब के अंदर स्ट्रक्चर्स में, तनख्वाहों में हो क्या रहा है, हाउ इज इट रिग्ड। सही। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में अरबों की करप्शन है। एक बहुत ही मामूली सी बात हो गई है। स्टेट बैंक ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने इंकशाफात किए हैं। 2008 से 2013 में 1000 रुपए से जायद अदायगी की है। क्लास साहब, ये इंकशाफात 1000 अरब रुपए माजरत के साथ 1000 रुपए तो उस पर आज कमेटी का इजलास था, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का। वहाँ पे हम तो सुनने गए थे कहानी जो एजेंडे पे थी, और मेरा ख्याल है मोहसिन अजीज साहब सेनेटर जो हैं ये पीटीआई के, वो भी हमारे इस वक्त मेरा ख्याल लाइन पे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि सेनेट की उस कमेटी में मैंने देखा अगर कोई 2-3 एक्टिव कोई मेंबर्स हैं जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को सीरियसली लेते हैं और अभी तक पावर लॉबीज का हिस्सा नहीं बने, तो मुझे तो 2 लोग नजर आ रहे हैं वहाँ पे जो मैं अगेन चाहता हूँ। बाकी भी अपना उसमें अगेन कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है मोहसिन अजीज साहब हैं या फिर कामिल अली आगा साहब हैं जो अभी तक किसी पावर लॉबी के इन्फ्लुएंस क्लाउड में नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर ये रेजिस्ट करते हैं, पर अब तक जो मैंने देखा है कि वो थोड़े से वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई सवाल पूछे जाएं। आज हम वहां पे गए थे कि ये सुनने के लिए कि ऑडिट की रिपोर्ट जो हम ही ब्रेक कर चुके हैं, पहले हमने अपने शो में उसको ब्रेक किया था कि 341 अरब रुपए की जो गैर कानूनी पेमेंट्स की गई थी और उन्होंने की थी या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक के जरिए कराई थी, तो ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होनी थी और जिसमें ये इंकशाफात किए गए थे कि इन्होंने कैसे 190 अरब रुपए की गैर कानूनी और गलत अदायगियां की हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर। हम तो ये कहानी सुनने गए थे कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, वजारत खजाना, इन्होंने मिलकर कैसे इन्होंने रातों रात इन्होंने 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट करे। वो तो एक होशरबा कहानी है। वो तो हम उसमें हम आप कह सकते फिल्मों में इस तरह की कहानियां मिलती हैं, अब रियल लाइफ में कम मिलती हैं। लेकिन आज एक उससे भी बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उसके ये कमेटी का सलीम मांडवीवाला साहब, वो इस चीज पर नाराज थे कि 341 बिलियन रुपीस की अदायगी जो है आपने कैसे किया। प्रोसेस इसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने कोई बिल क्लियर कराना हो ना तो वो पहले अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को जाता है, वहां से अगर वो उसको वेरीफाई करते हैं बिल्स को गलत तो नहीं है, झूठे नहीं है, सच्चे नहीं है, तो फिर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जाती है कि फलां बंदे को इतने पैसे दें। इसहाक डार साहब ने क्या किया, इन्होंने खुद बैठ के मंजूरी दी और 341 बिलियन रुपीस का ऑर्डर किया स्टेट बैंक को कि आप लोग इसकी अदायगी करो, और उन्होंने कर दी। महीने से एडिटर जनरल पाकिस्तान अकाउंटेंट जो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है मैं समझता हूं, और यही बात एडिटर जनरल पाकिस्तान ने की है। चलो इस पे तो जो गुफ्तगू हुई अभी मोहसिन अजीज साहब से पूछते हैं, बड़ा इंकशाफ सुने। ठीक है मोहसिन अजीज साहब, मैं उसे सुनते जरा थोड़ी सी मैं एक मिनट उसमें उसी में स्टेट बैंक ने उन्होंने इंकशाफ किया बातों में। उन्होंने कहा जनाब आप तो 341 बिलियन रुपीस का रो रहे हैं, पीपल्स पार्टी रोला डाले हुई है कि जी आपने कैसे अदायगी की। उन्होंने कहा 2008 से लेकर जब पीपल्स पार्टी आई 2013 तक स्टेट बैंक ने ना जरदारी साहब, ना गिलानी साहब और इनके फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे 1000 बिलियन रुपीस की अदायगियां पावर सेक्टर को की हैं, आईपीपीस को की हैं, बगैर ऑडिट के, बगैर वेरिफिकेशन ऑफ बिल्स के, और इन्होंने वहां पेप्को को पैसे ट्रांसफर किए 1000 बिलियन, और ये रो रहे थे कि 341 बिलियन की अदायगी हुई है। सो टोटल जो है अब तक 1500 बिलियन रुपीस की अदायगियां अगर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का मिला लें, दोनों की इनकी कोई 1500 अरब
रुपए की अदायगियां बगैर बिलों की वेरिफिकेशन के, बगैर उनको चेक किए इस स्टेट बैंक ने बरह रास्त ट्रांसफर किए हैं इनकी कंपनीज जो है आईपीपीज को। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक फ्रॉड है कि बगैर बिल्स को आपने किया है। बाकी तफसील जो है मेरा ख्याल मोहसिन अजीज साहब बताएंगे, ये मौजूद थे, ये भी लड़ते रहे हैं, ये भी पूछते रहे हैं, कामिल अली आगा साहब, और आखिर में मीटिंग जो है वो हंसी मजाक में ही खत्म होगी। बाकी आप उनसे पूछें। मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में, तमाम गुफ्तगू भी आपने सुनी, क्लासर साहब ने जो फिगर्स बताए, जो तमाम मामला बताया, अरबों रुपए की गैर कानूनी पेमेंट के मामले में सेनेट की अब जो है स्टैंडर्ड कमेटी वो क्या करेगी, और तमाम मामले से आप भी रोशनी डालेगा। देखिए, ये एक बड़ी क्लासिकल किस्म की एग्जाम्पल है कि जिसमें कि एक जो मिनिस्ट्री है वो एक दिन सुबह समरी पास करती है और वो जाती है EC3 में, EC3 में उसी दिन वो उसको अप्रूव किया जाता है और अगले दिन उसको भिजवा दिया जाता है स्टेट बैंक के पास, और स्टेट बैंक उसी दिन, मतलब कहने का ये है कि विद इन 12 आवर्स से उसके काम होते हैं, 8 घंटे के अंदर अंदर वो पेमेंट कर देती है। अब इसमें जो है वो ये है कि जैसा क्लासर साहब कह रहे हैं, तो बात यह कि इससे पहले भी इस तरह की पेमेंट हुई है, उसके तो हमें हमारे मुशाहिदे में नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये एक क्लासिकल एग्जांपल इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, इसमें एक रिपोर्ट भी जो है प्री ऑडिट इसकी होती है, प्री ऑडिट नहीं किया गया। इसके जो तमाम प्रोसीजर्स हैं उनको फ्लाउड करके, उनको चेंज करके ये एक डायरेक्ट जो है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भिजवा दिया स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया पेप्को को उसी दिन, और पेप्को ने भी उसी दिन रिलीज कर दिया आईपीपीज को। अब इसमें यह है कि इसमें तकरीबन एक जो 341 बिलियन की पेमेंट हुई है, इसमें जो उनकी ऑब्जेक्शंस हैं वो अगर उसको आप देखिए तो मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जेक्शंस हैं। वो 163 बिलियन की, यानी तकरीबन 50% की उनकी ऑब्जेक्शंस हैं जो कि ऑडिट जनरल साहब ने की हुई है, और उसके मौजूदगी के बावजूद ये जो है ना पेमेंट कर दी गई है। अब इसमें यह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी पेमेंट थी जो कि लेट पेमेंट सरचार्ज है जिसको आदमी अवॉइड कर सकता है। इसी तरीके से जो पावर प्लांट जब क्लोज होते हैं तो उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। वो पेमेंट जो है ऐसी है कि वो पूरी जस्टिफाइड नहीं है, उस तरह की पेमेंट्स को जो है अवॉइड किया जा सकता है। मोहसिन साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम चाहते मैक्सिमम आपसे सवाल पूछ लें। आप लोग तो उसमें ये परेशान हैं कि 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से बिल्स वेरिफिकेशन किए बगैर, और आज वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी ने भी ये बात की है, सेक्रेटरी ने, उसने कहा जनाब ये जो 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट की है वजारत पानी और बिजली को तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा हमारे नोटिस में नहीं था। उस डॉक्टर वकार मसूद साहब जाने, स्टेट बैंक के गवर्नर जाने, उन्होंने मिल मिला के 341 अरब कर दिए। चलो वो हो गए। जो उन्होंने नया इंकशाफ किया स्टेट बैंक ने कि 1000 बिलियन 1.1 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट पीपल्स पार्टी ने की है बगैर ऑडिट कराए, बगैर वेरिफिकेशन कराए, बगैर अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान को डाले। ये तो पीपल्स पार्टी ने उससे बड़ा जुर्म किया है जो हम वो नवाज शरीफ साहब पे डाला हुआ है उन्होंने। सो ये तो ज्यादा बड़ा एक स्कैंडल है। इस पे तो आपको ऑडिट करना चाहिए था उसको, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, कि ये पिछले 8 सालों का 5 सालों का स्टेट बैंक ऑडिट करके लाएंगे। स्टेट बैंक कैसे रिलीज करता रहे पैसे सर वेरिफिकेशन के? इट्स ए ह्यूज स्कैम। 1000 बिलियन रुपीस की अदायगी हुई है बगैर वेरिफिकेशन के बिल्स की। ये आपने जो है ये बिल्कुल ये आज इंकशाफ हुआ है, इसको भी टेकअप किया जाएगा। मैं कमेटी में इसको रेज भी करूंगा कि इसका भी जो है ऑडिटर जनरल जो है वो आके इसकी रिपोर्ट दें हमको, और ये जो है एक नया एक स्कैम आज सामने आया है उसको भी खोला जाएगा। सलीम मांडवी वाला साहब आपको इजाजत देंगे, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी दौर में, उनके सेनेटर भी हैं, कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वो इजाजत देंगे कि आप हिदायत जारी करें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कि जो पीपल्स पार्टी ने 1.1 उन्होंने ट्रिलियन की उन्होंने अदायगियां की हैं 5 सालों में बगैर बिल्स के वेरिफिकेशन के आईपीपीस को की हैं, वो करने देंगे? आपका ख्याल रिकमेंडेशन भेजने देंगे आपको? बिल्कुल जी, हम इसको देखें, हम तो वहां से इन राइटिंग भी उनको दे देंगे, इन राइटिंग उनसे मंगवाएंगे, और मेरा ख्याल है वहाँ पे इतना डिक्टेटरशिप वाला माहौल नहीं है। हम उनको जब लिख के देंगे कि भाई ये भी हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इसको भी सामने लाया जाए, तो इंशाल्लाह वो भी लाया जाएगा। अब इसमें जो है जिस वक्त की ये मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद हमारी दोबारा भी मीटिंग हुई थी और आपस में बैठ के हमने ये डिस्कस किया था कि इसको किस तरीके से आगे लेकर जाना है। तो इसमें एक सब कमेटी अब बनेगी, और उस सब कमेटी जो है इसको तमाम जो इसके कागजात हैं उसमें सारी जांच पड़ताल उसकी करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल, और उसके बाद उसकी ऑडिटर ने जो उसमें ऑब्जेक्शन निकाले हैं, और उसके अलावा जिस तरह से पेमेंट का प्रोसीजर है और जिस तरीके से ये पास पेमेंट जो नहीं किए जाने चाहिए थे
वो हुए। एक तो ये इसके मुतालिक है जो कि अभी 341 बिलियन 342 बिलियन की पेमेंट हुई है। इसके अलावा जो ये आज इंकशाफ हुआ है, ये एक्चुअली ये तो एक आज बिल्कुल बात सामने आई है, इससे पहले तो ये बात सामने भी नहीं आई थी। अब मुझे पता नहीं है कि वो स्टेट बैंक ने उन दोनों बातों को मिलाने की वजह से ये बात कर दी या इवन क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा शक जो होता है वो ये होता है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन एक्चुअली ऑडिटर सर वो ऑडिटर जनरल का कसूर है वहां पे। जो मेरा ख्याल है, मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ, कमेटीज में आता हूँ, रिपोर्टर टाइप आदमी हूँ। इस मामले में पाकिस्तान के जो 2008 के ऑडिटर जनरल पाकिस्तान थे, वो मिले हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉपर ऑडिट नहीं किया। प्रॉपर ऑडिट करते तो ये चीजें सामने आनी चाहिए थी, उनको ये चीजें पकड़नी चाहिए थी। पाकिस्तान का जो हमारा ऑडिटर जनरल ऑफिस है, ये बुरे तरीके से नाकाम हुआ है या सियासतदानों के साथ ये मिला हुआ है और इन्होंने गलत अदा किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं पकड़ी है, उनको पकड़नी चाहिए थी, उनका ये काम था। ये मैं सेनेटर साहब थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के दौर का ये 1000 बिलियन का केस आया, ये बहुत ज्यादा 10 बिलियन डॉलर्स हैं, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। उसके बाद ये मौजूदा दौर का भी हम रोते रहते हैं कि जनाब ये इन्होंने भी 341 बिलियन किया। याद रहे कि दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, उस दौर में भी 100 बिलियन अरब रुपया 120 अरब रुपया ऑयल कंपनीज को दिया गया था, वो भी एक इशू है। इसमें कॉमन चीजें दो हैं, मैं इसलिए आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप इसको टेकअप करेंगे। दो कॉमन चीजें हैं, एक ये कि ये नबिया ने इब्तदाइये में कह दिया कि सियासतदान लूट रहे हैं। इसमें सियासतदान लूट नहीं रहे, इसमें ब्यूरोक्रेट इक्वली शामिल हैं, इफ नॉट मोर। और इस तीनों केसेस में एक ब्यूरोक्रेट कॉमन है, उनका नाम है वकार मसूद साहब। वो हजारवाली में भी फाइनेंस सेक्रेटरी मोस्टली वही थे पीपल्स पार्टी के 5 साल में, दरमियान में भी वही थे, और इस दौर में भी ये जो पेमेंट हुई है उसमें भी वकार साहब जो है सेक्रेटरी फाइनेंस रहे में है, उनके ही दौर में ये होता रहा है। तो कोई ऐसी आप देख सकते हैं कि उनको बुलाया जा सके, उनसे पूछ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है, इसलिए हमें जो है वो ब्रेक का वक्त हो रहा है। मोहसिन अजीज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और ब्रेक के बाद हम इसी मौजू के ऊपर मजीद रोशनी भी डालेंगे। आप हमारे साथ रहिए। स्क्रीन ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे स्टेट बैंक के इंकशाफात से मुतालिक, और ब्रेक से पहले मोहसिन अजीज साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आमिर साहब, आप मोहसिन साहब से जो सवाल कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि उसका ही जवाब दे लेते हैं मोहसिन साहब से। जी बिल्कुल सर। सेनेटर साहब, हम ये पूछना चाह रहे थे कि कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो इन तमाम डील्स में सेनेटर ये वकार मसूद साहब नजर आ रहे हैं। सो आज भी वो शायद बुलाए गए थे, तो दोबारा कोई चांस है कि आगे उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके? देखिए, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां पे भी करप्शन होती है उसमें मोस्टली जो है वो ब्यूरोक्रेसी, और अगर पॉलिटिशियन है या जो भी है, वो जब तक हैंड इन ग्लव नहीं होते तो मकसद ये है कि ये करप्शन का जो है ना वो बहुत कम एतमाद होता है। इसलिए जब भी करप्शन हुई है तो ये हैंड इन ग्लव हमेशा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस हुए हैं। अब ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर दूरा लानत। बात यह है कि जहां जहां पे भी करप्शन हुई है, जहां जहां हमारी रसाई होगी, अगर ये कमेटी बनेगी, और ये बननी चाहिए है, लेकिन ये आप बिल्कुल इस पर इत्मीनान रखिए कि हम एक पाकिस्तानी है, मैं एक उस जमात को बिलोंग करता हूं जिसका कि पर्पज ही ये है कि इस मुल्क से करप्शन को जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो उसको दूर किया जाए। तो इंशाल्लाह उसको भी पूरे इसमें कमेटी में लाया जाएगा कि वो भी उसको भी प्रोब किया जाए और देखा जाए कि पुराने जो है इंकशाफात हो, और पुराने भी देखा जाए कि इसमें जो ये 1000 बिलियन की जो पेमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है, और इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो किस किस्म से हुई थी। और उनको भी ये कहा गया कि ये इमरजेंसी के तौर पे की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना कि आज तो हमने नए नए अल्फाज सुने कि जी इमरजेंट केसेस के ऊपर ये जो है स्टेट बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू मेक सच पेमेंट्स। तो इसीलिए वहां पे मैंने आपने देखा होगा कि सवाल किया था कि ये इमरजेंसी किसको कहते हैं, और इमरजेंसी किसने क्रिएट की, और क्यों क्रिएट की, और क्यों कर क्रिएट की गई। तो ये सारे वो सवालात हैं जिन पे यहाँ पे भी सवाल किए जाएंगे, और गुज़श्ता जो के अदवार गुजरे हैं जहाँ पे कोई ऐसी चीज सामने आई है, वो आपने बिल्कुल बड़ा सही पॉइंट आउट किया। और मैं क्रासा साहब की इसमें मैं समझता हूँ कि इनकी एक बड़ी नेकनीयती इसमें शामिल है कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम हर उस हुकूमत के खिलाफ है, हर उस डिपार्टमेंट के खिलाफ है, हर उस मिनिस्ट्री के खिलाफ है, हर उस शख्स के खिलाफ है जिसने इस मुल्क को लूटा है। और हम इस दाने पे आके खड़े हो गए हैं कि इस वक्त जो है
खाने के लिए जो है रोटी नहीं है, और जो है इंडस्ट्री चलाने के लिए हमारे पास सब्सिडी नहीं है। ठीक है मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है क्लासरा साहब, उसके भी काफी मटेरियल है आपके पास कि जो फॉरेन ऑफिस प्लॉट्स करने में जो नया मोड़ आया है, अब आगे जाकर ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। और जो सबा आलम से भी जब सवाल किए गए, उनकी भी आज क्लास हुई और वो भी बुनियादी सवाल से काफी लाइल्म आज दिखाई दी है। इस पर आप मीटिंग आज नहीं हुई, मीटिंग ये पहले हुई थी। सबा आलम वाले जो बात आप कर रही है वो आज नहीं हुई, कल हो रही है मीटिंग, यहाँ जुमे के रोज हो रही है मीटिंग हो रही है। उसमें जो अहम चीजें आने वाली हैं, हमने पहले भी इसको फॉलो किया था कि दफ्तर खारजा की अफसरान की बेगमात ने अपनी एक एनजीओ बनाई हुई है और वो पूरे शहर में फिर के एनजीओ जाती है। वो पूरे जो एम्बेसी के जो हमारे यहाँ सफारत खाने हैं, उन सब सफारत खानों से चंदा इकट्ठा करती है। चंदा इकट्ठा करने के बाद वो तारक फातमी साहब की जो बेगम की एनजीओ है उनको हाजिर देते, उनको पैसे देते हैं कि आप अपनी एनजीओ चलें। वो मैंने भी हैं। इसमें जो स्कैंडल आया है, थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को बताता चाहूँ कि हमारे साथ मेरे ख्याल कामिल अली आगा साहब इसको मैं ज्वाइन करेंगे। छोटी सी बात कि इसमें ये पता चल रहा है कि एक फैसल मुश्ताक साहब है रूट्स मिलेनियम के, उन्होंने इस एनजीओ के साथ मिलकर एक प्लाट का डाका मारा है, जिसकी प्रोब जो है, तहकीकात जो है वो इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कर रही है, जिसका कार्य इजलास है। ये पहले भी इजलास कर चुके हैं, तला महमूद साहब हैं, कामिल अली आगा साहब हैं, बल्कि आखिरी जो वो कहते हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन, जो बच्चे हुए अब तक जिनको इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, बाकी सबको ये फॉरेन ऑफिस ने और उसके बाद ये फैसल मुश्ताक साहब ने मैनेज कर लिया। अगर कोई लास्ट ऑफ द मोहिकन्स है जो अभी मैनेज नहीं हुआ, उस पर भी वहां पे पानी डालने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ सेनेटर कामिल अली आगा साहब हैं कि ये प्लाट था, उन्होंने सीडीए से लिया, मुफ्त में लिया, और आगे उन्होंने फैसल मुश्ताक रूट्स वाले को उन्होंने मुफ्त में उनको दे दिया अरबों रुपए का प्लाट। तो बाकी मुझे अगर इजाजत दें तो मैं कामिल अली आगा साहब से पूछ लेता हूं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप आखिरी बच गए हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रोब कर रही है इसको, दफ्तर खारजा के इस प्लाट स्कैंडल को, क्योंकि बाकी तो जो मेरी इतलात है, अल्लाह के फजल से मामला मलिया मेट हो गया, मिल मिला गए हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो गए हैं, उन्होंने सिफारिशें करा ली हैं, बड़े बड़े बिग गन से। आपको अब तक किसी ने सिफारिश नहीं करवाई सर? कल फिर तहकीकात आ रही है आपके सामने। रऊफ क्लासरा, आप मुझे जानते हो, आमिर मतीन भी मुझे जानता है। मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने आज तक इस मामले को अलाइव रखा हुआ है। इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस मामले को डूबने नहीं दूंगा, अलाइव रखूंगा। जो भी कॉस्ट मुझे अदा करनी पड़े मैं उसको इसलिए कबूल करूंगा कि ये मामला चैरिटी बेसिस पे प्लाट अलाट करवा के कमर्शियल बेसिस पे उनको अलाइव किया जाए, आगे चलाया जाए, और गरीबों को के जो हक हैं उनको मारा जाए। मैं कम से कम मेरी जिंदगी में ये तो को नहीं की जा सकती। अच्छा सर, कल जो आपके सामने गारंटी देता हूँ सर, आपकी बड़ी ह्यूज कमिटमेंट है, बड़ी बात है आजकल, आपको पता है, मुझे पता है, बात सुनो, मुझे पता है आप पे बड़ा दबाव है, लेकिन आप उस दबाव की केयर नहीं, और बहुत बड़ा दबाव है, बहुत ऊपर से दबाव आ रहा है आप पे, मुझे वो भी एहसास है। इस बारे में इंकशाफ हुआ, ये पफवा जो है, ये इसकी जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कल मेरा ख्याल है पेश भी होंगे, कि पफवा जो फॉरेन ऑफिस की बेगमात की एनजीओ है प्राइवेट एक, उन्होंने तो भारत की भी एम्बेसी से पैसे लिए हैं सर, चंदा लिया है। आप और मैं भारत का वीजा लेने के लिए चला जाए तो हमारे पीछे एजेंसियां लग जाती हैं, पूरी की पूरी फाइलें बनती हैं। तो फॉरेन ऑफिस की एनजीओ तो वहां से इंडियन एम्बेसी से भी पैसे लिए हैं सर। वो क्लास साहब, वैसे मैं वो जो उनकी तारिक फातमी की बेगम साहबा की जो एनजीओ है वो सेपरेट नहीं, सेपरेट है, वो सेपरेट है। पफवा की बात कर रहा हूं मैं कि पफवा ने इंडियन एम्बेसी से पैसे लिए हैं। मैं ये आप बिल्कुल बताएं, मैं तो फॉरेन ऑफिस डर के मारे जाता नहीं हूँ क्रासर साहब की वजह से कि वहाँ पे जो है वो हमारी भी जान छूट जाएगी। ये प्लॉट अगर वापस वो कर देंगे तो हम भी जा सकेंगे, वहाँ डर ही लगता है। वो बेचारे सबकी बीवियाँ क्योंकि इन्वॉल्व हैं तो उन सब की ज़िंदगी भी जीर्ण हुई हुई है। बड़े लोग फ़ोन करते हैं और आई एम श्योर आपको भी बड़े करते होंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। आमिर मतीन, मेरी बात सुनो, आप मुझे जानते हो, आप लाहौरी हो, मैं भी लाहौरिया हूँ। बात सुनो, मैं आमिर रऊफ सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जरा जल्दी कमेंट्स लेंगे आपके। जी जल्दी दे रहा हूँ। बात यह है कि मेरे पे कोई भी प्रेशर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, अल्लाह के फजल करम से प्रेशर कोई भी नहीं है। और मेरी क़यादत भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी क़यादत है जो अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का, मुस्तहिकों का और गरीब लोगों का हक मारने वाली क़यादत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह मैं
इससे पूरा उतरूंगा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक इसके साथ रहूंगा। और ये इसके अलावा मैं बता रहा हूँ, एक रऊफ क्लासरा साहब ने जो बात की है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कल की मीटिंग में जो मेरी इंक्वायरी है उसके मुताबिक कई प्लाट ऐसे हैं जो चैरिटी बेसिस पे हासिल किए हुए हैं और वो उनको कमर्शियल बेसिस ठीक है आगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। क्लासर साहब, आमिर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तज्जिया और तबसरों के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाने के बाद